गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि अपने पूर्व व्याख्यान में जो है राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीज़न का अपन ने अध्ययन किया था, उसके बाद में अपने विचार किया था। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हुए इसका भाग 4 आज अपन भाग 4 पर या चौथे व्याख्यान पर जो भू-आकृतिक प्रदेश से संबंधित है उस पर अपन आज जो है विचार करेंगे। दोस्तों, चौथा जो भू-आकृतिक प्रदेश है, ये प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, या अपन इसकी वास्तविक दिशा के बारे में बताएं तो ये क्योंकि अरावली पर्वतमाला चापाकार रूप में स्थित है, इसलिए जो इसका पश्चिमी भाग है वो एग्जैक्ट पश्चिमी न होके उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। तो अरावली पर्वतमाला के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदान फैला हुआ। दोस्तों, पश्चिमी रेतीला मैदान राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 61% पर फैला हुआ है। इस प्रदेश को थार का मरुस्थल या दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत का महान मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, भारत के महान मरुस्थल या थार के रेगिस्तान का विस्तार भारत में तो है ही, इसके साथ में कुछ भाग इसका पाकिस्तान में भी अवस्थित है। दोस्तों, राजस्थान में थार के मरुस्थल का लगभग 2/3 मतलब 66% थार का मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत है, जबकि 1/3 लगभग 33% भाग जो इसका पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्य में अब स्थित है। दोस्तों, जो पश्चिमी राजस्थान है इसको अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित करते हैं या 2 उप विभागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों, इसको अपन अगर ये पूरा का पूरा जो पश्चिमी भाग है ये पश्चिमी रेतीला मैदान के नाम से जाना जाता है, और उसको वापिस उप विभाजित करते हैं इस भू-आकृतिक प्रदेश को, तो ये प्रदेश इस प्रदेश को इस प्रकार उप विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रदेश पश्चिमी रेतीला मैदान 2 भागों में उप विभागों में विभाजित हो गया। एक मरुस्थलीय प्रदेश या एरिड रीजन, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जबकि दूसरा इसका पोर्शन ये है, यहाँ से स्टार्ट है गंगानगर से, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, पूर्वी बाड़मेर और पश्चिमी सिरोही। इन जिलों में ये जो क्षेत्र फैला हुआ है या पश्चिमी रेतीला मैदान का जो उप विभाग फैला हुआ है, इसको राजस्थान का अर्ध शुष्क मरुस्थल या अर्ध शुष्क प्रदेश सेमी एरिड रीजन या राजस्थान के बांगड़ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो पश्चिमी रेतीला मैदान है इसका बी भाग यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यूं अरावली पर्वतमाला के सारे फैला हुआ है। इसको 2 नामों से जानते हैं, अर्ध शुष्क मतलब सेमी एरिड रीजन और राजस्थान का बांगड़। दोस्तों,
वागड़ और बांगड़ में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वागड़ इस प्रदेश को कहते हैं, जबकि बांगड़ जो है अरावली पर्वतमाला के सारे उत्तर से दक्षिण की तरफ जो एरिया फैला हुआ है या प्रदेश फैला हुआ है, इसको अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान का बांगड़ कहते हैं। दोस्तों, इसकी जो उत्तरी सीमा है, राजस्थान के बांगड़ की उत्तरी सीमा जो है वो किससे बनती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू से, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसकी उत्तरी सीमा इधर पंजाब बनाता है, यहाँ पर उत्तर पूर्व में जो है इसकी सीमा बनाता है कौन? हरियाणा, और दक्षिण में इसकी जो सीमा बनाता है वो बनाता है गुजरात राज्य। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी बाड़मेर और जो है पूर्वी बाड़मेर और जालोर और पश्चिमी सिरोही। तो बाड़मेर, जालोर और सिरोही इसकी दक्षिणी सीमा बनाते हैं राजस्थान में, और उत्तर में गंगानगर, चूरू और झुंझुनू जिला इसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है या पश्चिमी रेतीला मैदान है, ये रेतीला मैदान किसका अवशेष है या किसका एक्सटेंशन है, विस्तार है? ये भारत के विशाल मैदान का, भारत का विशाल मैदान यहाँ तक फैला हुआ है। भारत के विशाल मैदान की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई, वही काल और उसी प्रक्रिया से पश्चिमी राजस्थान का भी निर्माण हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि कार्बोनिफेरस और पर्मियन युग, जो कि आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व था, उस टाइम यहाँ पर एक सागर फैला हुआ था और उसका नाम है तैतीस सागर। तैतीस सागर दोस्तों ऊपर हिमालय पर्वत और नीचे गोंडवाना लैंड से आबद्ध था। उत्तर में क्या था? तैतीस महासागर के हिमालय या कह सकते हैं अंगारा लैंड, और दक्षिण में क्या था? गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के कारण यहाँ से निक्षेपण होने लगा, और निक्षेपण होने के कारण और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा भी और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा भी यहाँ निक्षेपण की प्रक्रिया हुई, और डिपोजिशन से जो है ये सागर से किसमें तब्दील हो गया? ये उपजाऊ मैदान में तब्दील हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रमाण है इस चीज के, जूरेसिक जो काल है उसके यहाँ पर जो तलछट के यहाँ जमाव पाए जाते हैं, जीवावशेष पाए जाते हैं, उस आधार पर कहते हैं कि ये यहाँ पर महासागर या सागर था और उसका नाम तैतीस सागर था। दोस्तों, लेकिन टार्सरी युग और जो है क्वार्टनरी युग है, उसका प्लीस्टोसीन जो पीरियड है, जो लगभग 10 साल पूर्व था, उस टाइम यहाँ पर जो है मरुस्थलीय दशाएं उत्पन्न हुई। और मरुस्थलीय दशाएं उत्पन्न होने का सबसे जो प्रमुख कारण है वो है मानवीय क्रियाकलाप, क्योंकि वनों का विनाश होने के कारण और अनियंत्रित चरागाह या चराई होने के कारण पशुओं के द्वारा जो है यहाँ पर धीरे धीरे ये जो मैदानी प्रदेश था उसके कारण जो है यहाँ पर मरुस्थलीय दशाओं का जो है आविर्भाव हुआ या मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, एक चीज याद रखनी है, कार्बोनिफेरस युग में यहाँ सागर था, जूरेसिक काल के यहाँ पर अवशेष पाए जाते हैं, और टार्सरी युग और क्वार्टनरी युग का जो प्लीस्टोसीन युग है, आज से लगभग 10 साल पूर्व यहाँ पर मरुस्थलीय दशाएं उत्पन्न हुई या मरुस्थल का उद्भव राजस्थान में हुआ।
दोस्तों, अपन अध्ययन की दृष्टि से जो राजस्थान का बांगड़ है या राजस्थान का जो है अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसको पुनः चार उप विभागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों, कौन कौन से प्रदेश हैं, कौन कौन से उप विभाग हैं राजस्थान के शुष्क प्रदेश के या राजस्थान के बांगड़ के, उनके बारे में हम जो है उत्तर से इनका अपन जो है इस पर चर्चा करते हैं। तो उत्तर के अंदर सबसे पहले जो प्रदेश पड़ता है वो प्रदेश है गग्गल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है दोस्तों? गग्गल प्रदेश। गग्गल बेसिन। गग्गल प्रदेश बेसिन की लोकेशन कहाँ है? यहाँ है। और विशेष तौर पर ये कहाँ फैला हुआ है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। दोस्तों देखिए, जो गग्गल नदी है इसका जो प्राचीन वैदिक काल में इसको प्राचीन काल में इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो है गग्गल नदी का जो उद्भव जो स्थान है, इसका जो उद्गम जो स्थान है वो हिमाचल प्रदेश की कालका की पहाड़ियों से माना जाता है। दोस्तों, कालका की पहाड़ियों से ये जो गग्गल नदी है ये जो है हरियाणा में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से ये राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये नदी अनूपगढ़, सूरतगढ़ होती हुई जो है ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है विलुप्त हो जाती है। इसकी गग्गल नदी की एक शाखा दसदती है जो नौहर और भादरा तहसीलों में विलुप्त होती है। दोस्तों देखिए, जो गग्गल नदी है वर्तमान में नदी न रहकर एक नाली के रूप में हो गई है, जिसको नाली या मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। डेड नदी, मृत नदी। तो मृत नदी राजस्थान की कौन सी है दोस्तों? गग्गल नदी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बाढ़ आती रहती है और बाढ़ जब वर्षा हो जाती है तो यहाँ पर तुरंत बाढ़ आ जाती है और यहाँ की जो मृदा है वो मृदा यहाँ की चिक्का या चिकनी मिट्टी है जो बहुत उपजाऊ है। दोस्तों देखिए, वर्तमान में जो है यहाँ पर गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर निकलने के कारण ये क्षेत्र, हालांकि गग्गल नदी की वजह से जो है इस गग्गल बेसिन को या हनुमानगढ़, गंगानगर को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई जो है गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जो है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा जो की गई है। और यहाँ पर जो है पानी की या नहरी जल की व्यवस्था होने के कारण वर्तमान में राजस्थान का ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक प्रदेशों में गिना जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है जो सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं वो सैंड ड्यून्स जो है स्टार टाइप के पाए जाते हैं, तारानुमा जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उनकी जो शेप है, उनकी शेप तारे के समान होती है। और ये जो है तारानुमा जो बालू का स्तूप है ये विशेष तौर पर जो है हमादा एक टायर में जिसको कहते हैं पथरीला मरुस्थल। दोस्तों देखिए, 3 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। पथरीला मरुस्थल को हमादा कहते हैं और आर्क को जो रेतीला मरुस्थल होता है पूर्णतया उसको आर्क कहते हैं। जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको हमादा कहते हैं। और जिसमें पथरीला और रेतीला दोनों मरुस्थल या दोनों दशाएं पाई जाती है उस मरुस्थल को रेत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो हमादा है, पथरीला मरुस्थल है, उस पथरीला मरुस्थल के आसपास विशेष तौर पर सूरतगढ़ में
जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं वो बालुका स्तूप जो है तारानुमा बालुका स्तूप यहाँ पर दोस्तों पाए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि तारानुमा जो है बालुका स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये गंगानगर के, हालांकि सारे हमादा में पाए जाते हैं, लेकिन अगर अपन सिर्फ गंगा बेसिन की बात करें तो सूरतगढ़ में गंगानगर में जो है स्टार शेप के जो है सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए दूसरा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है या उप विभाग है राजस्थान के बांगड़ का, वो उप विभाग है शेखावाटी रीजन। देखिए दोस्तों शेखावाटी जो सब डिवीजन है राजस्थान बांगड़ का या सेमी एरिड रीजन का, वो सेमी एरिड का मतलब मैं पहले के जो अपने जो लेक्चर हुए हैं, जो व्याख्यान हुए हैं, जो चर्चा हुई है उनमें मैं बता चुका हूँ कि जो राजस्थान है, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला के समानांतर 50 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा फैली हुई है या समवृष्टि रेखा का विस्तार या खींची गई है। दूसरी समवृष्टि रेखा ये है जो शुष्क राजस्थान और अर्धशुष्क राजस्थान को विभाजित करती है और इसकी वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है वो शुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है और जहाँ पर 25 सेंटीमीटर 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है उसको अर्धशुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो शेखावाटी प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश की अगर अपन सीमांकन की बात करें, ये कौन से भौगोलिक क्षेत्र या कौन से प्रशासनिक क्षेत्र इसकी सीमा बनाता है, तो अपन के ध्यान में आता है कि जो शेखावाटी प्रदेश यहाँ पर फैला हुआ है और शेखावाटी प्रदेश में दोस्तों कौन से जिले हैं, यहाँ पर चूरू जिला है या चूरू के बाद में झुंझुनू जिला है, सीकर जिला है और नागौर का उत्तरी भाग है। तो देखिए दोस्तों शेखावाटी प्रदेश में 4 जिलों को सम्मिलित करते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर और उत्तरी नागौर जिला। देखिए दोस्तों यहाँ पर चूरू है, चूरू के ऊपर हरियाणा की सीमा बनती है। इधर देखिए दोस्तों झुंझुनू के ऊपर हरियाणा की सीमा बनती है और इधर जो है अरावली पर्वतमाला या 50 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा जो है शेखावाटी प्रदेश की सीमा बनाती है पूर्व में। उत्तर के अंदर जो है हरियाणा से इसकी सीमा बनती है। इसकी पश्चिम के अंदर 25 सेंटीमीटर आइसोइड लाइन मतलब 25 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा से सीमा बनती है और दक्षिण में इसकी सीमा कौन बनाता है, नागौर जिला बनाता है, क्योंकि नागौर जिले की सिर्फ उत्तरी सीमा ही जो है शेखावाटी प्रदेश में सम्मिलित है। तो दोस्तों इसमें कितने जिले सम्मिलित है शेखावाटी प्रदेश में? 4 जिले इसमें सम्मिलित है। देखिए दोस्तों जो शेखावाटी प्रदेश है उसके अपन जो है ज्योग्राफिकल फीचर्स या जो विशेष जो यहाँ के जो भौगोलिक लक्षण पाए जाते हैं उनकी अपन चर्चा करें तो ये बहुत अनडुलेटिंग है, बहुत असमतल है। तो शेखावाटी प्रदेश की पहली जो भौगोलिक विशेषता है वो विषमता है, इसका धरातल असमान, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता जो है दोस्तों इसकी विशेषता है यहाँ सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, बालुका स्तूप पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं, वैसे 7 टाइप के बालुका स्तूप सैंड ड्यून्स होते हैं, 7 प्रकार के, उनमें से 2 प्रकार के सैंड ड्यून्स शेखावाटी प्रदेश में पाए जाते हैं। उनमें एक सैंड ड्यून्स है बरखान। देखिए दोस्तों बरखान जो बालुका स्तूप है, बरखान बालुका स्तूप की जो शेप है वो अर्धचंद्राकार होती है, अर्धचंद्राकार। देखिए दोस्तों मैं इसको आपको चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो अर्धचंद्राकार इस प्रकार के बरखान बालुका स्तूप होते हैं और ये जिधर से विंड आती है उधर इसका जो है कॉन्वेक्स स्लोप होता है, उत्तल ढाल होता है और दूसरी साइड में इसका उत्तल ढाल होता है। तो जो अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं वो सर्वाधिक चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं
और जो है इनको बरखान के नाम से जानते हैं। एक बरखान के अलावा एक प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ पर और पाए जाते हैं और वो बालू का स्तूप होते हैं लॉन्जिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। लॉन्जिट्यूडिनल या रेखीय या अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है वो बालू का स्तूप जो है किस प्रकार बनते हैं, ये बालू का स्तूप बनते हैं जो हवा चलती है उसी के समानांतर एक रेखा के रूप के अंदर ये बालू का स्तूप बनते हैं। तो ऐसे रेखीय जो बालू का स्तूप होते हैं वो लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं। और ये चूरू में दो प्रकार के बालू का स्तूप या शेखावटी प्रदेश में दो प्रकार के बालू का स्तूप मेजोरिटी में पाए जाते हैं या बहुत आयात में पाए जाते हैं। उनमें एक बरखान और दूसरा बालू का स्तूप कौन सा कहलाता है दोस्तों, लॉन्जिट्यूडिनल रेखीय बालू का स्तूप। देखिए दोस्तों, जो बालू का स्तूप के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है। अंतस्थलीय या आंतरिक जल प्रवाह तंत्र यहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों शेखावटी प्रदेश देखिए यहाँ हो गया या नागौर हो गया, ये जो प्रदेश है ये गद्दार तहसील हो गया दोस्तों, ये शेखावटी प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ये शेखावटी प्रदेश है, मतलब राजस्थान के बांगड़ या राजस्थान के अर्धशुष्क प्रदेश का ये दूसरा उप विभाग है। तो शेखावटी प्रदेश जिसको अपन कहते हैं, शेखावटी प्रदेश की जो तीसरी जो विशेषता मैं बता रहा हूँ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। आंतरिक या अंतस्थलीय जल प्रवाह तंत्र उसे कहते हैं जब जितने क्षेत्र का जल जो नदियां बहती है, नाले बहते हैं, उनका जल अगर किसी सागर या महासागर में नहीं गिरे तो उसको अंतस्थलीय या आंतरिक जल प्रवाह तंत्र या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में उसको सम्मिलित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई भी फेमस नदी नहीं है जो सदाबहार हो और कोई ऐसी नदी नहीं है जो सागर या महासागर में गिरे। यहाँ पर नदियों की पहली बात तो यहाँ पर अनुपस्थिति पाई जाती है और जो एक दो रिवर है छोटी वो सिर्फ मौसमी है और वो अंतस्थलीय। इस क्षेत्र की सबसे जो प्रमुख नदी है वो कांटली नदी है। दोस्तों कांटली नदी कहाँ से निकलती है, सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए दोस्तों, सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलने के बाद सिक्कर कहाँ या झुंझुनू में प्रवेश करती है और झुंझुनू से चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में प्रवेश करती है और चूरू जिले के जो राजगढ़ तहसील है वहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो है या इसकी प्रमुख नदी है। इसके अलावा जो है यहाँ पर हालांकि इनको इसमें क्योंकि उत्तरी भाग में आता है इसलिए अगर इसको उच्च विद्वान इसको सम्मिलित करते हैं रूपनगढ़ और जो है मेघा रिवर को, रूपनगढ़ और मेघा रिवर अरावली पर्वतमाला से निकलती है और ये कहाँ किसमें विसर्जित होता है इनका जल, सांबर झील में। तो झील में अगर कोई नदी या नाला बहता है तो उसको इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में सम्मिलित करते हैं। उसको क्या कहते हैं, आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली। अगर कोई नदी किसी स्थलीय भाग के अंदर विलुप्त होती है या अपना अस्तित्व खोती है तो उसको कहते हैं अंतस्थलीय ड्रेनेज सिस्टम। इंग्लिश में इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसका दो मीनिंग लगाए जाते हैं, एक आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली और एक अंतस्थलीय जल प्रवाह प्रणाली। दोनों का मीनिंग एक ही है कि ऐसी नदी जो किसी सागर या महासागर में न गिरकर किसी छोटी मोटी झील में या तालाब में या किसी स्थलीय भाग में विलुप्त हो जाती है उसको इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में सम्मिलित करते हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम उसको कहते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे लो डिप्रेशंस पाए जाते हैं, निम्न घाट पाए जाते हैं जहाँ पर जिनको लवणीकृत के नाम से भी जानते हैं। ये सेलाइन लवणता की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है और लवणता की मात्रा ज़्यादा इस क्षेत्र के अंदर क्यों होती है, इस क्षेत्र में भी अगले वाले क्षेत्र में विशेष तौर पर नागौर में तो क्यों होती है, इसके कारण ये है कि एक तो यहाँ सेलाइन की मात्रा सोइल में ज़्यादा लवणता की मात्रा, दूसरा यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक जो तापमान है वो चूरू जिले में पता है, वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। हालांकि अन्य जो पश्चिमी राजस्थान उसकी बजाय शेखावटी प्रदेश में वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होती है।
हालांकि ज़्यादा नहीं होती लेकिन 50 सेंटीमीटर के लगभग ही होती है। इस वजह से यहाँ के जो रेत के टीले हैं वहाँ पर वनस्पति का आवरण पाया जाता है शेखावाटी प्रदेश में। दूसरा जो है यहाँ पर जो लवणता की मात्रा पाई जाती है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे दोस्तों, तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताऊं कि लवणता के 2-3 कारण हैं। एक तो यहाँ की सॉइल में मृदा के लवणता के कण ज़्यादा है जो है। दूसरा तापमान ऊंचा है, इसके कारण एवेपोरेशन या बाष्पीकरण ज़्यादा होता है। और तीसरा जो कारण है यहाँ पर कैपिलरी जो एक्शन है जिसको कोशिकात्व कहते हैं। कोशिकात्व का मतलब ये है कि जो है तापमान के कारण या वाष्पीकरण के कारण जो है नीचे जो लवणता की जो मात्रा होती है वो लवणीय जो पदार्थ है या मटेरियल है वो पृथ्वी के धरातल के ऊपर आ जाता है और वो जम जाता है। तो जो कैपिलरी एक्शन है वो भी इसका कारण है, लवणता का पाया जाना भी इसका कारण है। और तीसरा कारण तापमान का ऊंचा होने के कारण यहाँ पर लवणीय गर्त पाए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अपन यहाँ पर जो है झीलें पाई जाती है लवणता की। उनमें इसको जो है लवणता की जो झील है वैसे इसको नहर या रेल के नाम से भी जानते हैं। नहर वो होता है या रेल वो होता है जो दलदली हो, जिसमें लवणता की मात्रा हो, अनउपजाऊ हो। जैसे यहाँ का सबसे जो बेस्ट उदाहरण है इस शेखावाटी प्रदेश का वो चूरू जिले की तालछापर जो अभ्यारण्य भी है वहाँ पर, तो वो जो है तालछापर जो लो डिप्रेशन से या निम्न भूमि है, ये इसका नहर या रेल का एक अच्छा उदाहरण है जो दलदली और अनउपजाऊ होता है। देखिए दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पर वर्षा ठीक ठाक होती है, 50 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। इस वजह से यहाँ पर जो है वनस्पति का आवरण पाया जाता है। और जो है यहाँ पर कुछ स्थानीय नाम बहुत फेमस है। देखिए दोस्तों, शेखावाटी प्रदेश की अपनी एक भाषा है और वहाँ के जो बहुत सारे जो वस्तुएं या भौगोलिक तत्व हैं या भौगोलिक पक्ष हैं उनके अपने स्थानीय नाम भी हैं। जैसे वहाँ पर जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जो है जोहड़ के नाम से जाना जाता है। जोहड़ है, टाका है, ये राजस्थान के अंदर वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण के ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत जल संरक्षण के पद्धतियाँ या मेथड या उपाय हैं या साधन हैं जिनके द्वारा जल संरक्षण किया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। उनमें एक जोहड़ है, और जोहड़ किसको कहते हैं? कच्चे कुएं को कहते हैं दोस्तों यहाँ मानसून के अंदर जो छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं उन वाटर पॉन्ड्स को क्या कहते हैं? यहाँ पर सर के नाम से जाना जाता है। तो सर किसको कहते हैं? जो शेखावाटी प्रदेश में मानसून के मौसम में जो छोटे तालाब बन जाते हैं उनको सर के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक यहाँ का बहुत फेमस जो शब्द है या वर्ड है वो है बीड़। बीड़ किसे कहते हैं? देखिए, रिवाइव का मतलब नहीं है, वो तो होता है बीहड़। बीहड़ कहाँ पाया जाता है? फेमस है, चंबल बेसिन के अंदर पाया जाता है, विशेष तौर पर धौलपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। वैसे कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर वाला जो एरिया है यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं। ये बीहड़ नहीं है दोस्तों, ये क्या है? बीड़ है। बीड़ का मतलब होता है बीड़ का मतलब होता है चारागाह। जो शेखावाटी प्रदेश में जो चारागाह पाए जाते हैं, अपन चारागाह कहते हैं उसको जो है चारागाह को शेखावाटी प्रदेश में बीड़ के नाम से जानते हैं। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता रहा ये प्रश्न कि बीड़ किसे कहते हैं, सर किसे कहते हैं और जो है जोहड़ किसे कहते हैं। तो ये जो है इस टर्मिनोलॉजी को जो शेखावाटी प्रदेश की विशेष अपनी शब्दावली है या स्थानीय शब्द है, इनको आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों, पहला जो राजस्थान का बांगड़ या सूक्ष्म प्रदेश है उसका पहला उप विभाग अपन कर चुके हैं, घग्गर बेसिन। दूसरा भी लगभग अपन चर्चा कर चुके हैं, शेखावाटी प्रदेश। और इसका जो तीसरा उप विभाग या सब डिवीजन है वह नागौरी अपलैंड या नागौरी उच्च भूमि। देखिए दोस्तों,
नागौरी उच्चभूमि कहाँ स्थित है? नागौरी उच्चभूमि का विस्तार या इसकी उत्तरी सीमा शेखावाटी प्रदेश बनाता है और इसकी जो है पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समदृष्टि रेखा बनाती है और इसकी पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला या 50 सेंटीमीटर की समदृष्टि रेखा बनाती है और इसकी दक्षिणी सीमा नागौरी उच्चभूमि की दक्षिणी जो सीमा है वो कौन बनाता है? अजमेर जिला बनाता है या आप कह सकते हैं लूनी बेसिन बनाता है। इसके बाद में लूनी बेसिन प्रारंभ हो जाता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड की अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो थर्ड जो उप विभाग है इसका नाम नागौर अपलैंड है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और ये कंप्लीटली नागौर जिले में आप स्थित है। ठीक है, नागौर जिले में भी ये संपूर्ण नागौर जिले में नहीं है, कुछ चुनिंदा तहसीलों में इसका विस्तार पाया जाता है नागौर अपलैंड का। और ये विस्तार कहाँ कौन कौन सी तहसीलों में है? देखिए दोस्तों, लाडनू, डेडवाना, नागौर, खुद तहसील नागौर और जायल। तो दोस्तों, नागौर जिलों की 4 तहसीलों में नागौरी उच्चभूमि प्रदेश फैला हुआ। देखिए दोस्तों, इस क्षेत्र में सिर्फ नावा और परबत्सर 2 ऐसे उप तहसीलें हैं या जो हालांकि आप इनको प्रमोट कर दिया गया है तहसीलों में, जहां पर पहाड़ियां नहीं हैं और इस ऊपर वाले क्षेत्र में पहाड़ियां पाई जाती है। हालांकि इसमें पहाड़ियां कम है और जो है परबत्सर और नावा के अंदर ही सिर्फ पहाड़ियां पाई जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नागौर जिले में सबसे ज़्यादा लवणीय घाट पाए जाते हैं, लवणीय झीलें पाई जाती है और उनमें जो फेमस जो लवणीय झीलें हैं उनमें डीडवाना, डेगाना, कुचामन और हालांकि सांबर को जयपुर जिले में सम्मिलित करते हैं, लेकिन सांबर जो झील है उसकी दोस्तों 3 जिले सीमा बनाते हैं। एक जयपुर, दूसरा नागौर और तीसरा अजमेर। हालांकि जयपुर के ईस्ट में 65 किलोमीटर जयपुर सिटी से ये ईस्ट में पड़ता है, लेकिन इसकी सीमा 3 जिले बनाते हैं। तो सांबर झील का उस ड्रेनेज जो एरिया है, कैचमेंट एरिया है, वो नागौर और अजमेर में भी आता है, स्पेशली नागौर की नावा और परबत्सर तहसीलों में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है क्षेत्र में नागौर उच्चभूमि में और इसको कुबड़ या बांका पट्टी हम्प बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। विशेष तौर पर नागौर से अजमेर तक की जो पट्टी है